और देश आज अपनी आजादी की 75वीं स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, जश्न मना रहा है। लेकिन भारत आज जिस मुकाम पर खड़ा है, वहां तक पहुंचने के लिए बीते 74 साल में देश ने लंबा सफर किया, कई बदलाव देखे। जिस देश को आजादी के बाद विरासत में बंटवारे, गरीबी और युद्ध जैसी मुसीबतें मिली, उसने अपने बलबूते पर हर चुनौती को पार किया। हम आजाद हुए बाअमन तरीकों से, शांतिमय तरीकों से, और एक अजीब मिसाल हमने दुनिया के सामने रखी। आजाद हम हुए, लेकिन आजादी के साथ मुसीबतें और बोझे आते, उनको हमें उनका सामना करना है, उनको ओढ़ना है। 75 साल पहले भारत को आजादी मिलने के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने ऐतिहासिक भाषण में देश के सामने खड़ी जिन चुनौतियों का जिक्र किया था, उसमें अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के साथ साथ देश के करीब 34 करोड़ लोगों का पेट भरना भी बड़ी चुनौती थी। पचहत्तर साल बाद आज 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त अनाज दे रहा भारत सबसे बड़ी मुफ्त खाद्यान्न योजना चलाने वाला दुनिया का इकलौता देश बन चुका है। लेकिन चुनौतियों से उपलब्धियों तक के पहुंचने में भारत ने कई बड़े बदलाव देखे। आज अनाज का सरप्लस उत्पादन करने वाले भारत ने वो वक्त भी देखा है जब सन 1951 में अन्न संकट पैदा होने पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अपील पर अमेरिका ने भारत को 20 लाख टन अनाज की मदद की थी। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। आजादी के ठीक बाद कश्मीर में पाकिस्तान के हमले और 1962 में चीन से युद्ध के बाद 1965 में पाकिस्तान से हुए युद्ध के दौरान अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाने के लिए गेहूं की सप्लाई बंद करने की धमकी दे दी। यही बात प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को चुभ गई। अमेरिका ने अनाज की सप्लाई बंद कर दी थी। ऐसे में तब देश के अंदर भयंकर अनाज का संकट खड़ा हो गया था। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने देश का स्वाभिमान बनाए रखने के लिए देश के लोगों से एक आह्वान किया कि हफ्ते में एक दिन उपवास रखे, जिससे कि भारत को किसी भी देश के सामने अन्न के लिए हाथ न फैलाना पड़े। और देशवासियों ने ऐसा ही किया जैसा प्रधानमंत्री को अनुमान था। इसी के बाद भारत को खाद्यान्न संकट से उबारने के लिए शास्त्री जी ने देश में हरित क्रांति की नींव डाली, जिसे बाद में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने और आगे बढ़ाया। जो हमारे प्रधानमंत्री थे शास्त्री जी, उनकी एक दूरदर्शिता थी कि हमें किसानों को मजबूत करना है, आत्म सुरक्षा के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए खाद्यान्नों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तब ये कार्रवाई की गई और कोऑपरेटिव मूवमेंट लाके हमने अपने डेयरी उत्पादन को बढ़ाया। आज स्थिति हमारे सामने है कि हम बहुत सारे खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हैं। इनफैक्ट हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है। देश में हरित क्रांति की शुरुआत के बाद ही कृषि में नई मशीनों जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ट्यूबवेल, पंप का इस्तेमाल बढ़ने लगा, जिससे कम वक्त और मेहनत में कृषि क्षेत्र में उत्पादन भी बढ़ना शुरू हुआ, जिसकी बदौलत कभी गेहूं के लिए अमेरिका पर निर्भर रहने वाला भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश बन चुका है। आज भारत करीब 9 करोड़ 35 लाख टन गेहूं उत्पादन करता है। इतनी बड़ी डेमोक्रेसी के लिए खाद्य सुरक्षा होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जिस तरह से हमने देखा कि रशिया का विघटन हुआ बिकॉज ऑफ फूड इनसिक्योरिटी, वहाँ पे फूड रॉयट्स हुए, यही हाल हुआ इजिप्ट में और बाकी जगह पे, यही हाल हम देख रहे हैं वेनेजुएला और बाकी जगह पे। अगर खाद्य सुरक्षा नहीं होती है, डेमोक्रेसी को सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आजाद भारत को दिशा देने में
हरित क्रांति के 10 साल बाद देश में श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई। आजादी मिलने के करीब 2.5 दशक बाद तक आयात के भरोसे ही भारत में दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स की कमी पूरी की जा रही थी। इसे दूर करने के लिए डॉक्टर वर्गीस कुरियन की अगुवाई में 1970 में ऑपरेशन फ्लड की नींव डाली गई। हमारी जो खाद्य सुरक्षा हुई और जो श्वेत क्रांति आई, उसने भारत की डेमोक्रेसी को भी स्ट्रेंथन किया खाद्य सुरक्षा देके, और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए। और इसका फ़ायदा आज हम देख रहे हैं कि इवन कोविड काल में भी हम लोग अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे निर्भर नहीं हैं। 1947 में आधे पेट आजादी हासिल करने वाला भारत बीते 75 साल में तमाम चुनौतियों से पार पाते हुए हरित क्रांति और श्वेत क्रांति की बदौलत ही इस मुकाम पर पहुंचा है कि 135 करोड़ की आबादी वाला भारत अपने 60% से ज्यादा लोगों तक मुफ्त अनाज पहुंचाने के बाद दूसरे देशों की भी भूख मिटा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आजादी के 75 साल बाद अगर भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से उभरती आर्थिक ताकत है, तो उसके पीछे हमारी सकारात्मक सोच और हर क्षेत्र में तकनीक को बढ़ावा देना है। बीते 75 साल में भारत ने विकास के कई पड़ावों को पार करते हुए बैलगाड़ी से लेकर एयर इंडिया तक का सफर तय किया, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई आजादी के 3 साल बाद शुरू की गई पंचवर्षीय योजना ने। आजाद भारत को तरक्की के रास्ते पर लाने के लिए 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया, जो देश के विकास के लिए 5 साल का खाका तैयार करता था, ताकि देश के लिए जरूरी परियोजनाओं को संसाधन मुहैया कराया जा सके। 1950 से लेकर अब तक ऐसी ही पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए भारत में कृषि, सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक विकास ने जोर पकड़ा। आज़ादी के बाद इस तरह की प्लानिंग हमें रिक्वायर्ड थी, और 5 ईयर एक अच्छा टर्म था जिसके अंदर प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन सब कुछ हो सकता था। और फिर इनके जो है टारगेट भी बहुत अच्छे थे। अब 5 ईयर प्लान्स का टारगेट क्या था? इकोनॉमिक ग्रोथ, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट। हालांकि बदलते दौर और जरूरतों को देखते हुए 2015 में मोदी सरकार ने योजना आयोग को खत्म कर नीति आयोग का गठन किया, जो अब पंचवर्षीय योजना की जगह देश के विकास के लिए राज्यों को साथ लेकर 15 साल का रोड मैप तैयार कर रहा है। पंचवर्षीय योजना से देश के विकास को मिली दिशा से ही आज भारत मोबाइल फोन प्रोडक्शन में कई दिग्गज देशों को पछाड़कर दूसरे स्थान पर आ चुका है। लेकिन आज स्मार्टफोन में सिमट चुकी हमारी पीढ़ी को ये नहीं मालूम होगा कि 30 साल पहले देश के किसी घर में टेलीफोन का होना संपन्नता का प्रतीक माना जाता था, और फोन पर बात करने के लिए लोगों को टेलीफोन बूथ पर इंतजार करना पड़ता था। दरअसल धीरे धीरे लोगों की जरूरतें रोटी, कपड़ा और मकान से आगे बढ़ने लगी, जैसे सूचना, तकनीक और मनोरंजन। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी था देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना। इसकी शुरुआत आज से 52 साल पहले 1969 में हुई, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हर नागरिक को बैंकों से जोड़ने के लिए देश के 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। नेशनलाइजेशन से पहले हमारे बैंक्स की ब्रांचेस बड़े बड़े शहरों में थी। नेशनलाइजेशन के बाद हमारे गाँव में, रूरल एरिया में, छोटे टाउन्स में बैंक्स खुले। फाइनेंशियल इंक्लूजन, आम आदमी के साथ बैंक्स का जुड़ना हुआ। उसके अलावा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग हुई। जब नेशनलाइजेशन हुआ, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जैसे हमारे किसान भाइयों के लिए ट्रैक्टर लोन्स, छोटा उद्योगपति, छोटा व्यापारी जो काम की शुरुआत करना चाहता था, उसको लोन्स मिले, जिससे उसने तरक्की की। देश को पता चल गया था कि सुधारों और नए कदमों को उठाए बगैर
भारत का तेज विकास मुमकिन नहीं, जिसमें विज्ञान और टेक्नोलॉजी की बड़ी भूमिका रहने वाली है। इसी जरूरत को भांपते हुए 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भारत में कंप्यूटर क्रांति की शुरुआत की। पंडित जी ने साइंस टेक्नोलॉजी का रास्ता दिखाया, भारत आगे बढ़ा। आज जब हम स्वदेशी की बात करते हैं तो खाली खादी की बात नहीं होती। आज जब हम स्वदेशी की बात करते हैं तो हम स्वदेशी उपग्रह की बात करते हैं, हम स्वदेशी कंप्यूटर की बात करते हैं, हम स्वदेशी ब्रह्मांड शक्ति के ऊर्जा घर की बात करते हैं। हालांकि उस दौर में दूरसंचार क्रांति का भी खूब विरोध हुआ, लेकिन जब देश के दूर दराज के हिस्सों में भी टेलीफोन बूथ खुलने लगे तब विरोध करने वालों को भी तकनीक की ताकत का एहसास होने लगा। लेकिन बदलते भारत को असल रफ्तार 1991 में शुरू किए गए उदारवादी आर्थिक सुधारों से मिला। 1969 में इंदिरा गांधी के बैंकिंग सेक्टर सुधार और 1991 की नरसिंह राव सरकार की आर्थिक सुधार की यात्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल बैंकिंग और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर तक पहुंचा चुके हैं। डायरेक्ट बेनिफिट में क्या है, जो भी बेनिफिशियरी है, ये लाभार्थी है, सीधा पैसा उनके अकाउंट में आ जाता है। अब इस पैसे के चोरी होने, करप्शन से, लीकेज की कोई भी डर नहीं है। बीते 75 साल में भारत ने सिर्फ आर्थिक और कृषि में ही नहीं बल्कि तकनीक के क्षेत्र में भी बड़े सुधार किए। कभी अपना एक उपग्रह भेजने के लिए अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियों पर निर्भर रहने वाला भारत खुद PSLV रॉकेट के जरिए एक साथ सबसे ज्यादा उपग्रह प्रशिक्षित करने वाला एकमात्र देश बन चुका है। तकनीक के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाते हुए मंगलयान और चंद्रयान मिशन के जरिए विज्ञान में भी अपना लोहा मनवाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। बीते 74 साल में भारत ने बड़े बड़े बाहरी और अंदरूनी बदलाव देखे, लेकिन इन 7 दशकों में अगर कुछ नहीं बदला तो वो है हमारी नीति और नियम। 1-2 नहीं बल्कि 5 युद्धों और तमाम सामरिक चुनौतियों के बावजूद भारत आज भी विश्व शांति की अपनी नीति कायम किए हुए है। देश की संसद के द्वार पर लगी ये वही शिला है जिस पर अंकित वसुधैव कुटुंबकम के विचार पर भारत पिछले 75 साल से लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। आजादी के बाद विश्व शांति की नीति पर चलते हुए देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने विश्व शांति के लिए पंचशील का जो सिद्धांत दिया था उसमें साफ था कि भारत अपनी संप्रभुता बनाए रखने के साथ ही किसी भी दूसरे राष्ट्र के मामलों में दखल नहीं देगा। यही वजह है कि भारत ने विश्व की महाशक्तियों के टकराव से खुद को अलग रखा और अपने पड़ोसियों से हमेशा संबंध बेहतर बनाए रखने की कोशिश की। हमने हर युग में पूरे संसार में शांति की, पूरी मानवता के कल्याण की कामना की है। हमने हमेशा से ही अपने पड़ोसियों के साथ एक कोऑपरेटिव और फ्रेंडली तरीके से मिलकर काम किया है। हमेशा उनके विकास और कल्याण की कामना की है। हालांकि बदलते दौर के साथ भारत की विदेश नीति में भी बड़े बदलाव हुए। भारत ने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए कूटनीतिक संबंधों को लगातार विस्तार दिया। किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर
हर हाल में यथोचित हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। दरअसल 5 युद्धों और भारत के खिलाफ 3 दशकों से लगातार चलते आ रहे प्रायोजित आतंकवाद को बर्दाश्त करते करते जब देश के अंदर से जवाब देने की आवाज उठने लगी तो सरकार ने जन भावनाओं का ख्याल रखते हुए वो काम किया जिसका लंबे वक्त से इंतजार हो रहा था। लोगों का खून खौल रहा है, ये मैं भली भांति समझ पा रहा हूं। इस समय जो देश की अपेक्षाएं हैं, कुछ कर गुजरने की भावनाएं हैं, वो भी स्वाभाविक है। हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। लेकिन अपने रुख में बदलाव के बावजूद भारत विश्व कल्याण की अपनी नीति पर आज भी चल रहा है, जिसकी झलक हाल ही में तब देखने को मिली जब कोरोना संकट में अमेरिका समेत कई देश भी दवा और वैक्सीन के लिए भारत की तरफ देख रहे थे। भारत अब तक 71 देशों में 586 लाख डोज वैक्सीन भेज चुका है, जिसमें ब्राजील से लेकर श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देश शामिल हैं। और भारत ने उस पाकिस्तान को भी मदद की पेशकश की जो 75 साल से लगातार आतंक का दंश देता आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।